बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, तमिलनाडु से ये बड़ी खबर। एमडीएमके नेता ए गणेश मूर्ति का निधन। इरोड से सांसद ए गणेश मूर्ति का निधन हो गया। ये बड़ी खबर आपको दरअसल रंजना, हाल ही में ये खबर भी आई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जहर उनके द्वारा खा लिया गया था। तमिलनाडु के इरोड निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा लोकसभा सांसद हैं ए गणेश मूर्ति। उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि उन्होंने जहर का सेवन कर लिया। इसके बाद उनको बेचैनी हुई, उल्टी उनको लगातार हो रही थी। अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया था। गणेश मूर्ति 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके की टिकट पर चुने गए थे। मौजूदा समय में वो इरोड से लोकसभा सीट से सांसद है और कहा जा रहा था कि टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने जहर खा लिया था। जहर का सेवन उन्होंने कर लिया था। अस्पताल में लगातार वेंटिलेटर पर उनको रखा जा रहा था। अस्पताल ने उनका अपडेट जारी किया और ये जानकारी मिली कि उनको बचाया नहीं जा सका है। गंभीर हालत उनकी थी, मानसिक तनाव में वो थे और ये वजह कहीं ना कहीं यही बताई जा रही थी कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने जहर खा लिया था। तबीयत उनकी लगातार बिगड़ रही थी। इरोड से सांसद थे ए गणेश मूर्ति। और बात होगी मालदीव की, जहां पीने के पानी का संकट। चीन ने तिब्बत से पीने का पानी भेजा है। चीन भेजा 1500 टन पीने का पानी। मालदीव में पीने के पानी का संकट। चीन ने तिब्बत से पीने का पानी भेजा है। ये बड़ी खबर है। चीन ने भेजा है 1500 टन पीने का पानी, क्योंकि देखिए आजकल वैसे भी मालदीव का चीन से ज़्यादा लगाव है और चीन से ज़्यादा प्रेम है और इसका हालांकि खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन भारत के साथ में जिस तरह के इस वक्त रिश्ते हैं, ऐसे में चीन का साथ तो लाजमी है और चीन की ओर से पीने का पानी भेजा गया है। मालदीव में पीने का संकट है और ऐसे में चीन की ओर से पीने का पानी भिजवाया गया। चीन ने तिब्बत से पीने का पानी भिजवाया है। 1500 टन पानी भिजवाया गया है चीन के द्वारा। तो मालदीव में जल संकट और ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त है मालदीव को लेकर। देखिए संकट क्या, मालदीव के लिए इस वक्त संकट बढ़ते ही जा रहे हैं। आर्थिक तौर पर संकट अलग बढ़ते जा रहे हैं और उस बीच आपको याद होगा भारत ने मालदीव के लिए कई बार मदद भी की है। ऑपरेशन नील चलाया। साल 2014 में ही माले जल और सीवरेज कंपनी परिसर में भीषण आग लगने के बाद मालदीव में जब गंभीर जल संकट आया था, उस में भारत ने सपोर्ट किया था, भारत ने मदद की थी। और अब एक बार फिर से जल संकट है और इसी जल संकट में चीन ने पानी भिजवाया है। 1500 टन पानी भिजवाया है पूजा। और इस बीच मालदीव एक बार फिर से भीषण जल संकट से गुजर रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे भुवनेश्वर से, जहां पर बीजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। 72 विधानसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। सीएम नवीन पटनायक हिंजली से चुनाव लड़ेंगे। तो अब नामों की घोषणा हो गई है। आधिकारिक ऐलान हो गया है। भुवनेश्वर से बड़ी जानकारी है। बीजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया, विधानसभा के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। 9 लोकसभा सीट के लिए घोषणा हुई है। साथ ही साथ 72 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था। मंथन हुआ और अब नामों की घोषणा हो गई। बात करें सीएम नवीन पटनायक की, तो वो हिंजली से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। और इस बीच आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की खबर, जहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अलग हो गए हैं प्रकाश अंबेडकर। 9 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। महाविकास आघाड़ी में टूट देखने को मिली उद्धव के बाद अब प्रकाश अंबेडकर ने भी 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खुद अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो। महाविकास, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी यानी कि वीबीए के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने भी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा उनके द्वारा कर दी गई है, जो कि एक बड़ी खबर के तौर पर महाराष्ट्र की सियासत की जब हम बात करते हैं अखबारों में मौजूद है। इस बीच वीबीए ने नागपुर से उम्मीदवार नहीं उतारने और इस सीट पर कांग्रेस का समर्थन करने का भी फैसला किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी सांगली सीट से ओबीसी बहुजन पार्टी के प्रकाश अन्ना शेंगे को मैदान में उतारा है, जिससे कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। जो जानकारी दी गई है, जो पहले से ही इस सीट पर आमने सामने है। घोषित 9 सीटों में से रामटेक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा आज तक कर दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण बोली, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से लड़ने का ऑप्शन मिला था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वित्त मंत्री बोली, मेरे पास चुनाव के हिसाब से पैसा नहीं है। भास्कर की खबर है।
और देखिए हुआ ये कि उनकी तरफ से ये बात कही है कि मुझे ये ऑफर आया, मैंने उनको बताया कि मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, जिसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि पार्टी नेतृत्व ने मेरी इस बात को समझा और मेरे इस बात को समझने के बाद में चुनावी मैदान में मुझे ना उतारने का फैसला लिया गया। दरअसल आपने देखा कि कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच निर्मला सीतारमण की भी चर्चा चल रही थी कि वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि मेरे पास चुनाव लड़ने का उतना पैसा नहीं है और इसलिए मैंने नेतृत्व के सामने अपना ये पक्ष रखा और नेतृत्व ने मेरे इस पक्ष को सुना भी, समझा भी और आखिरकार मेरे फैसले को उन लोगों ने माना भी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर बताएंगे आपको। बड़ी जानकारी है, बढ़ाया जा सकता है मतदान का समय। गर्मी की वजह से चुनाव आयोग ये फैसला ले सकता है। सुबह 8 बजे से उसकी जगह सुबह 7 बजे समय हो सकता है और शाम को 5 की बजाय 7 बजे तक का समय बढ़ाया जा सकता है। दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर है क्योंकि बार बार मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हीट वेव की संभावना होगी, लू की संभावना होगी और ऐसे में उसी दौरान पीक पर जब गर्मी होगी और तभी वोटिंग का समय होगा और ऐसे में ये निर्णय लिया जा सकता है जो सुबह 8 बजे की जगह सुबह 7 बजे से हो सकता है। जो शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी वो अब शाम के 7 बजे तक होगी क्योंकि दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा लू की समस्या होती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हर किसी का वोट हो, हर किसी का अधिकार उसका वोट होता है और ऐसे में कोई भी वंचित ना रहे उसके अधिकार से। इसी को देखते हुए शाम को 7 बजे तक ये समय बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक में 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरअसल लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। छापे में 35.83 करोड़ यानी कि 35 करोड़ 83 लाख को संपत्ति को बेहिसाब बताया गया है। जानकारी मिली है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई भी की गई है। तो कुल मिलाकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल छापेमारी की गई जिसमें 35 करोड़ 83 लाख करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति ईडी के द्वारा जब्त की गई है। न केवल कर्नाटक बल्कि कल कई जगहों पर हमने देखा कि ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही थी, कई कंपनियों के यहां पर रेड की गई है और इस छापेमारी में जो कर्नाटक में की गई है 60 से अधिक ठिकानों के ऊपर एक साथ में छापेमारी की जाती है। इनपुट्स के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया जाता है और बेहिसाब संपत्ति यहां पर निकाली गई है और लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। छापेमारी में 35 करोड़ 83 लाख बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है। रंजना, बिल्कुल, देखिए कर्नाटक की यहाँ पर बात हो रही 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी और इस छापे में 35.83 करोड़ बेहिसाब धन को जब्त किया गया। लेकिन बीते दिन ईडी की कार्रवाई करीब 22 जगहों पर देखने को मिली है और अखबारों में भी इसका जिक्र है। आपको बताते चले कि 1 अरब 37 करोड़ रुपए की अमरूद बाग मुआवजा घोटाले के संबंध में विजिलेंस ब्यूरो की जांच और कार्रवाई अदालत में पहुंचने के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। और देखिए, जैसा कि जिक्र साक्षी कर रहे थे कि कर्नाटक में भी ईडी की छापेमारी हुई है, तो इधर 22 जगहों पर छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से और लगातार शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे बाल्टीमोर पुल हादसे की। लापता 6 लोगों की मौत की खबर है और देखिए, बड़ा हादसा हो गया था अमेरिका के बाल्टीमोर में। पुल के खंबे से टकरा गया था कार्गो जहाज और भारत ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और भारत की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट शेयर किया हुआ है और दुख इस पूरे हादसे पर भारत की तरफ से जताया गया। अमेरिका में पुल के खंबे से टकरा गया था मालवाहक पोत और बाल्टीमोर पुल हादसे में लापता 6 लोगों की मौत है। हिंदुस्तान अखबार इस वक्त मेरे पास और इस खबर का जिक्र यहाँ पर भी भारत ने शोक जताया। अमेरिका ने भारतीय दूतावास ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इस घटना में से पूर्वोत्तर अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक पर कामकाज भी ठप हो गया। ये भी जानकारी आपको देते चले कि अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार FY25 में लेगी 7.5 लाख करोड़ का लोन। डेटेड सिक्योरिटी के माध्यम से बाजार से लोन लेगी। 12,000 करोड़ जुटाए जाएंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए। इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है। दरअसल देश में और आर्थिक तेजी लाने के लिहाज से ये कदम उठाने की बात की जा रही है और इसीलिए ये पैसा जुटाने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार FY25 में लेगी यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में लेगी 7.5 लाख करोड़ का लोन। 12,000 करोड़ जुटाए जाएंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से और डेटेड सिक्योरिटी के जरिए बाजार से ही ये लोन लिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए जो देश की इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये पैसा लिया जाएगा
और इससे क्या होगा कि मार्केट में एक अच्छा फ्लो आएगा और उस फ्लो के बाद जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। यही एक इस पर रीज़न अभी तक दिया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी इंडी ब्लॉक की साझा रैली की, जिससे ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। आपको बता दें, जिस दिन रैली होगी उसी दिन महुआ मोइत्रा के लिए वो प्रचार करती हुई नजर आएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पूरी तरह से अपनी नेता के साथ है और कहीं ना कहीं जो इंडी की जो साझा रैली होनी है उससे उन्होंने दूरी बना ली है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी नेता के साथ हूँ पूरे तरीके से, क्योंकि सेम डे है जिस दिन साझा रैली होनी है इंडी गठबंधन की, और उसी दिन वो महुआ मोइत्रा के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आने वाली है। और इस बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि माफ़ कीजिएगा, केरल की बात कर लेते हैं। उससे पहले केरल के मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस और वीणा विजयन की आईटी कंपनी को मिले हैं 1.72 करोड़ रुपए। खनिज कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस फिलहाल दर्ज कर लिया है। कंपनी के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करके कार्रवाई आगे की जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, प्रधानमंत्री के केवलकेट से हटेंगी 3 कारें और एनजीटी ने ठुकराई एसपीजी की प्रार्थना। एसपीजी ने 3 डीजल कारों को केवल गेट से बनाए रखने को कहा था और तीनों कार हैं 10 साल से ज़्यादा पुरानी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, तो बड़ी जानकारी। एनजीटी ने ठुकरा दी है एसपीजी की ये प्रार्थना और प्रधानमंत्री के कैवलकेट से हटेंगे 3 कारें और ये बड़ी जानकारी है। तीनों कारें हैं 10 साल से ज़्यादा पुरानी और अब ये 3 कारें हटाई जाएगी। एनजीटी ने ठुकराई एसपीजी की ये प्रार्थना और प्रधानमंत्री के कैवलकेट से हटेंगी 3 कारें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सीडीएसओ टेस्ट की अगर बात करते हैं, 5% दवा के सैंपल जो है वो फेल हैं। जनवरी और फरवरी में जांच की गई। पैरासीटामोल और अमोक्सिलिन जैसी जो दवाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। 2000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। दरअसल ये जो जानकारी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चाओं में है। बात यह है कि ये आमतौर पर वो दवाइयाँ हैं जो घर घर तक जिनकी पहुँच होती है और बड़ी हैरत की बात है जिनको आप बेझिझक लेते हैं, बेधड़क लेते हैं। कई दफ़ा डॉक्टर से बिना कंसर्न किए भी लोग आमतौर पर इन दवाइयों को ले लेते हैं और यही दवाइयाँ, इनके ही सैंपल फेल हुए हैं और जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले में कोई और बहुत ज़्यादा एक्शन अभी तक आगे हुआ नहीं। हाँ, लोगों को अवेयर किया जा रहा है लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक और कुछ चीज़ें निकल कर आई नहीं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ललित कला एकेडमी के चीफ के पर कतरे। संस्कृति मंत्रालय ने आदेश दिए हैं, चेयरमैन वी नागदास नहीं ले पाएंगे महत्वपूर्ण फैसले। प्रशासनिक, वित्तीय और नियुक्ति के अधिकार भी छीन लिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। ललित कला एकेडमी के चीफ के जो अधिकार हैं उनको कम कर दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने ये तमाम बड़े आदेश दिए हैं। चेयरमैन वी नागदास अब कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया। प्रशासनिक फैसले हो, चाहे वित्तीय हो और चाहे नियुक्ति फैसले हो, उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। और देखिए इस बीच अगली खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि बुधवार रहा इस साल का सबसे गर्म दिन। 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। अगले 3 दिनों में हल्की बारिश का कुछ अनुमान जताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में हालांकि हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगातार इस बुलेटिन के माध्यम से ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और चुनाव आयोग ने भी देखिए इसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि चुनाव इस बार कुछ देरी से हो रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर में जिस तरीके से हुए थे, लास्ट चुनाव में जिस तरीके से हुए थे, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इस बार और लू भी कुछ समय में चलने वाली है। अगर उत्तर भारत की बात की जाए रंजना, तो बिल्कुल देखिए मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और अखबारों में भी इसका जिक्र है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं बारिश देखने को मिलेगी और जैसा कि आप भी साक्षी जानकारी दे रही थी कि 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। देखिए बूंदाबांदी के बाद 37 डिग्री पारा पहुंचा है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। नई दिल्ली की अगर बात करें तो बुधवार को कई इलाकों में बूंदाबांदी के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर मतलब बादल छाए रहे, वहां पर भी बादल छाए रहे और कई जगहों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। और बूंदाबांदी से देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ, इसके बावजूद भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री पहुंच गया। वहीं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के बीच एक
पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को तेज धूप निकली थी। 10 बजे के बाद कई इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई और 11 बजे के आसपास कई इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली। तो अखबारों में भी इसका जिक्र है। बूंदाबांदी के बाद भी 37 डिग्री पारा पहुंचा। इसी के साथ कर्तव्य पथ की एक तस्वीर जहां पर ये खबर का जिक्र है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, अगर अभी तक की बात करते हैं तो अभी मार्च का महीना है और 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार हो चुका है और आईएमडी का अनुमान ये है कि इस बार जो गर्मी है और जो लू के थपेड़े हैं वो आपको पिछले कई रिकॉर्ड टूटते हुए मिलेंगे और उनका सामना आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर हुए हैं 6 माओवादी ढेर। बुधवार को बीजापुर में मुठभेड़ हुई। 1 महीने में 17 माओवादियों की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है। देखिए, लगातार वहां पर आप देख रहे हैं कि एक्शन जारी है और इस बीच छत्तीसगढ़ में 6 माओवादी ढेर हुए हैं। बुधवार को एक मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में बीजापुर में ये 6 माओवादी ढेर हुए हैं और 1 महीने की ही अगर बात करते हैं तो इस तरीके से माओवादियों के ढेर होने का सिलसिला जारी है। 1 महीने में ही अभी तक 17 माओवादियों की मौत हो चुकी है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 माओवादी जो हैं वो ढेर हुए हैं। पिछले 1 महीने में 17 माओवादियों की मौत हो चुकी है। जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, इनके पास से जो साजो सामान बरामद हुआ ये उसकी तस्वीरें हैं। आप देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि जो गतिरोध है वो वहाँ पर चल रहा है अभी भी। और इस बीच बुधवार को बीजापुर में फिर मुठभेड़ हुई और इस दौरान में 6 माओवादी ढेर हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी है, आज सीएए से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्थानीय पुजारी दे सकेंगे सीएए के लिए सर्टिफिकेट। सीएए की सरकारी हेल्पलाइन पर व्यवस्था दी गई है। पुजारी दे पाएगा आवेदक के धर्म का सर्टिफिकेट। तो द हिंदू के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय पुजारी सीएए पात्रता जारी कर सकते हैं, ये जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से ये जानकारी मिली है। इसमें पात्रता प्रमाण पत्र जो कि जारी किए जा सकते हैं। प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज, एक हलफनामे और अन्य दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाना है, जिसे आवेदक को सीए पोर्टल पर अपलोड करना है। वे कारण जिनके लिए आवेदक भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वो भी बताया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिली है। स्थानीय पुजारी दे सकेंगे सीएए का सर्टिफिकेट। और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, गलवान से जुड़ी खबर। गलवान पर एस जयशंकर का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। 2020 में चीनी सीमा पर खून बहा था। एस जयशंकर के द्वारा कहा गया। मलेशिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया। कहा कि 2020 में चीन ने तोड़े कई सारे समझौते। जनसत्ता के हवाले से खबर और बाकी तमाम अखबारों में भी ये खबर लिखी गई है और बताई गई है। इस बीच अगर जयशंकर की बात करें तो यहाँ हेडलाइन दी गई है अमर उजाला में कि भारत और मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों के लिए तैयार करेंगे महत्वाकांक्षी एजेंडा। जयशंकर के द्वारा ये कहा गया और चीन को एक बार फिर से यहां पर एक कड़ा संदेश जयशंकर के द्वारा दिया गया। बिल्कुल, तो भारत मलेशिया के रिश्ते मजबूत होंगे। इसे हेडलाइंस के साथ तमाम अखबारों में इस खबर का जिक्र। बढ़ते और देखिए, ब्राजील में भारतीय गायों ने रिकॉर्ड बनाया है। 40 करोड़ रुपए में भारतीय गाय बिकी है। गाय वियटीना 19 FIV मारा इमोविस नस्ल की है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। राजस्थान पत्रिका की यह खबर है। देखिए, भारत में गाय की एक औसत कीमत 2,500 से 11,000 रुपए, लेकिन ब्राजील में 40 करोड़ रुपए में बिकी है। पशुओं की नीलामी में इसे नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है। यह गाय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की वियटीना 19 FIV मारा इमोविस नाम की नस्ल की है। ब्राजील में नीलामी के दौरान इसे $48 लाख में खरीदा गया। सफेद फर और कंधों पर विशिष्ट बल्बनुमा कुबड़ वाली यह गाय भारत की मूल निवासी है। ब्राजील में इस नस्ल की काफी डिमांड है। नस्ल का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये भारत के ओंगोल मवेशियों की वंशज है जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। खुद को पर्यावरण के हिसाब से ढाल लेती है। नस्ल पहली बार 1868 में जहाज से ब्राजील भेजी गई थी और 60 के दशक में कई और गायों को वहां पर ले जाया गया। इसे इन्फेक्शन नहीं होता, गर्मी की अभ्यस्त होती है। ये जो ओंगोल नस्ल के मवेशी हैं वो काफ़ी गर्म तापमान में भी रह सकते हैं और ब्राज़ील में आप जानते हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में भारतीय नस्ल की गाय बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ रह पाती है।